गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, या यूँ कहें कि असेसमेंट। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे असेसमेंट टूल के बारे में, जिसमें हमने प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में बात की है। तो उससे जो नेक्स्ट है, आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसे हिंदी में मात्रात्मक या गुणात्मक मूल्यांकन कहा गया है। जैसे कि अब एक टीचर क्लास में जब विद्यार्थियों को अवलोकित करता है, देखता है, जानना, किसी भी एस्पेक्ट पे उनको इवैल्यूएट करता है, तो उसमें दो तरह के आंकड़े वो अपने दिमाग में इकट्ठे कर सकता है, एक गुणात्मक, दूसरे मात्रात्मक। अब एक टीचर के द्वारा अपनी क्लास में विद्यार्थियों से किसी भी तरह के टेस्ट लेते हुए या उनको ध्यान से देखते हुए बच्चे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, तो मतलब हर समय टीचर की तरफ से जो पढ़ाया गया है, उसके बाद जब वो उनको पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने के बाद जब वो उनको कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग के दौरान, अलग अलग समय में उनको जब अवलोकन करते हैं या यूँ कहें ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर एक ना इवैल्यूएशन चलता रहता है। अब इवैल्यूएशन में कभी तो टीचर ये कहता है कि हाँ बच्चे ये बहुत अच्छा है, उसको नंबरिंग नहीं देते, शब्दों में बहुत अच्छा किया है, आप और अच्छा कर सकते थे, ये इतना अच्छा नहीं है, ऐसे कई ऐसे वर्डों को यूज़ किया जाता है जिसमें न्यूमेरिकल वर्डिंग नहीं होती, जिसमें एक क्वालिटी बेस्ड कंसेप्ट कहा जा सकता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा है और अच्छा हो सकता था, इस तरह से। और कई बार जब टीचर के द्वारा अवलोकन किया जाता है तो उसमें न्यूमेरिकल नंबरिंग दी जाती है कि हाँ इसमें आपको 10 में से 6 नंबर दिए जाते हैं, या 10 में से 5 नंबर दिए जाते हैं, या 10 में से 10 दिए जाते हैं। तो कुछ में न्यूमेरिकल वर्डिंग से उस चीज़ को क्वालिफाइड या आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो एक तरह से टीचर के द्वारा हर समय क्लास में बच्चों का अवलोकन करते हुए या इवैल्यूएशन करते हुए जो गुणात्मक या मात्रात्मक अवलोकन किया जाता है, उसको ही हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि है एक, ये सभी टूल्स एक टीचर के लिए ही है कि एक टीचर अपनी क्लास में इन टूल्स को कब कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करे। अब टूल क्या है, एक उपकरण की तरह है। टेक्निक क्या होती है, उस उपकरण को सही ढंग से, सही समय पर, सही तरीके से इस्तेमाल करने की विधि है। टूल का पता होना, टूल के लिए सही टेक्निक का पता होना और उसको एक सही समय पर प्रयोग करना, ये तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरह से एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का, जिसके द्वारा इस बात को जांचा जा सके कि जो बच्चों को पढ़ाया गया था वो बच्चों ने कितना सीख लिया है। सिर्फ ये कितना वर्ड है ना, इस कितने वर्ड मतलब हाउ मच दे हैव लर्न, उन्होंने कितना सीखा है, इसी चीज़ को जांचने के लिए मूल्यांकन में अलग अलग तरह के टूल दिए गए हैं, जिसमें हमने पहले भी टूल्स के बारे में बात की है, अब भी बात कर रहे हैं। तो एक टीचर को बच्चों को मूल्यांकित करने के लिए सही टूल का पता होना और उस टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी नॉलेज होना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब उसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है, टेक्निक के बाद अगर हम बात करते हैं टूल्स के, टूल के बाद टेक्निक है, तीसरा है इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर टूल इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया, उसको विद टेक्निक यूज़ किया गया है, तो इसका बेनिफिट एक टीचर को होता है और टीचर के साथ स्टूडेंट को होता है। टीचर वर्बली उस बात, सामने वाले ने जो सीखा है उसको असेस करता है, असेस करने के बाद ये बात वेरीफाइड हो जाती है कि सामने वाले ने कितना सीखा। अगर तो उसको अच्छे से सीख लिया है तो टीचर की तरफ से जो एक मोटिवेशनल वर्ड्स मिलते हैं या क्वांटिटेटिवली बेस्ड पर जो न्यूमेरिक वर्ड्स मिलते हैं, वो उसको और ज़्यादा अच्छा सीखने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ पे अगर मान लो उसने नहीं सीखा है,
नहीं सीख पाया या सीखने में कमी रह गई है, टीचर के नज़रिए से जो चीज़ उसने सिखाई थी और बच्चे ने सीखी पर वो उस ढंग से उस चीज़ को नहीं सीख पाया, उसके सीखने में क्या कमी रह गई है, वो अगर बताता है तो भी बच्चों के लिए बेनिफिटेड है कि बच्चे को अपनी कमी के कमजोरी के बारे में पता लग जाता है। तो एक टीचर को पहले तो टूल्स की नॉलेज होना, टूल्स के बाद उन टूल्स को किस टेक्निक से यूज़ करना है इसका नॉलेज होना, और तीसरे नंबर पर बात आती है उसका बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट, फॉर अ टीचर। तो ये हम एक टीचर को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि टूल्स क्या हैं और उनको टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में, अब मैं एक एक करके दोनों को अलग अलग डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन या असेसमेंट क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है और असेसमेंट जो है वो उसी का एक सब पार्ट होता है। तो इसके लिए हम दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, असेसमेंट भी वैल्यूएशन की। जब हमने शुरू में वीडियो बनाई थी तो उसमें इस बात को ब्रीफली बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। तो ये भी उसके एक टूल की तरह है जो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मात्रात्मक की बात करते हैं तो मात्रात्मक मूल्यांकन वह है जो परिणामों को नंबरों से प्रदर्शित करता है। नंबरों से मतलब है इसमें न्यूमेरिकल वर्ड्स यूज़ होते हैं मात्रात्मक में। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ का मापन करना है, मान लीजिए एक बच्चे के कितने अंक आए हैं, 100 नंबर का पेपर है, 100 में से आपके 80 नंबर आए हैं, तो एक मात्रात्मक मूल्यांकन है। किसी चीज़ को मेज़र करना है, मान लीजिए लेक्चर स्टैंड है, हम इसकी हाइट मापते हैं भी कितना ऊंचा है, तो उसको लिख देते हैं भी ये 3 फीट या 3.5 फीट ऊंचा है। तो वो उसका क्या है, एक न्यूमेरिकल वर्डिंग है, मात्रात्मक। जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हुए उसको नंबरों में डिफाइन करते हैं उसे मात्रात्मक मूल्यांकन कहा गया है। अगर हम इसी के और एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लास में टेस्ट होते हैं, टीचर के द्वारा लिए गए टेस्ट होते हैं, उसमें टीचर के द्वारा अलग अलग तरह से चाहे वो किसी भी तरह के टेस्ट हों उनमें नंबरिंग होती है। मान लीजिए आपका अब तो वैसे नंबरों की जगह ग्रेडिंग को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ग्रेड भी उसी नंबरों को डिफ़ाइन करने का एक ज़रिया होता है। तो मान लीजिए टेस्ट है, 20 नंबर का टेस्ट है, 20 में से आपने कितने लिए, 18 लिए हैं। तो उस 20 और 18 को सुनने के बाद ये होता है कि हाँ, इस बच्चे ने मैक्सिमम जो काम दिया था उसको बहुत अच्छे से किया है, ये उसका एक साइन हो जाता है, मतलब कहने का है। अगर मान लीजिए कहते हैं कि 20 में से 10 नंबर हैं, तो ये डिफ़ाइन होता है कि हाँ, ये उसमें से 50% ही कर पाया। पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी उस एक्चुअल क्वालिटी को असेस कर सके। तो नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं। तो ये जब मात्रात्मक की बात आती है तो इसमें मेन वर्ड यूज़ होते हैं कौन, कहाँ, कब, क्या, इस तरह के वर्ड यूज़ हो जाते हैं इसमें। इसी को आगे हम डिफ़ाइन करते हैं। इसमें वह इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देता है कि कितने, कितना, कितनी बार, इस तरह के जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह का इस्तेमाल होता है। इसमें एक डेफिनेशन के तौर पर हम बात करते हैं, मात्रात्मक मूल्यांकन आंकड़ों का वह रूप है जो नंबरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें गणित का या सांख्यिकीय जोड़ तोड़ का प्रयोग द्वारा मात्रा और परिणाम को मापा जा सके। इसमें डेफिनेशन में भी उन्होंने इसी बात को क्लियर किया है कि मात्रात्मक मूल्यांकन आंकड़ों का वह रूप है जो नंबरों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है, जिसमें गणितीय सांख्यिकीय जोड़ तोड़ का प्रयोग होता है। जहाँ पर भी गणितीय अंक, न्यूमेरिकल वर्ड, सांख्यिकीय वर्ड, डिजिट्स यूज़ होती हैं, वही मात्रात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक टीचर किन किन विधियों के द्वारा क्लास में मात्रात्मक मूल्यांकन कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले है गुणात्मक। इसमें अगर मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो जैसे कि सर्वे मेथड है, प्रश्नावली विधि है। इसमें क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं जिसमें पूर्व टेस्ट के बाद में, क्लोज एंडेड का मतलब होता है जो प्रश्न बंद मुंह के होते हैं। बंद से मतलब ये होता है कि एक दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं, एक क्लोज। क्लोज में क्या होता है कि हाँ नहीं में आंसर होता है या वन वर्ड में आंसर होता है। तो दूसरा जो होता है ओपन में, उसमें आपको लिखना होता है। मान लीजिए आप की दिनचर्या क्या है, तो उसमें आप नीचे 2 लाइनों में अपनी दिनचर्या बताते हो। एक
क्लोज एंडेड या मतलब बंद प्रश्न हो गए, जिसमें ये पूछा जाता है कि आप सुबह कब उठते हैं या कितने बजे उठते हैं, तो कितने, क्यों, कहाँ, कब, इस तरह के जब एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे बात करते हैं तो इस तरह के प्रश्नों की बात की जाती है इसमें। इन्होंने सर्वे की बात की है, सर्वे मेथड इसमें यूज़ होता है। सर्वे में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए जो भी हमारे डाटा कलेक्शन होती है, अगर एज ए एग्जांपल के तौर पे बात करें, जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो उसमें क्या होता है, सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है। सर्वे मेथड में घूम घूम कर मतलब एक क्वेश्चनियर तैयार कर ली जाती है जिसमें आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और उसके बाद ये बातों का एक लास्ट में हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि हमारे देश की कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। वो सारा न्यूमेरिकल वर्ड्स में हमारे पास आंसर निकल के सामने आता है। अगर क्लास की बात करते हैं, क्लास में भी टीचर के द्वारा जो भी टेस्ट लिया जाता है या टेस्ट के थ्रू कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है, बच्चों के अलग अलग आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो उसमें स्कूल भी आ सकता है, क्लास भी आ सकती है, एक क्लास का ग्रुप भी आ सकता है। तो इसमें हम सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्रश्नावली यूज़ कर सकते हैं, प्रदर्शन टेस्ट, अवलोकन चेकलिस्ट या क्विज़, इस तरह के अलग अलग मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके एक टीचर अपनी क्लास में क्वालिटेटिव मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का टूल का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ इसकी हानियां भी हैं। मात्रात्मक में सामान्य तौर पर जो डाटा प्रदान करना इसमें आसान होता है। इसमें एक बड़ी संख्या में प्रश्न सम्मिलित होते हैं, बड़े सैंपल पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करते हैं, मात्रात्मकता की बात करते हैं, तो उसमें ये बात आती है कि बड़ी मात्रा में भी अगर मैं एक छोटा सा डिफरेंस करके अगर यहाँ आपको क्लियर करूँ तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वालिटेटिव में आप एक टाइम में एक समूह की या एक व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में असेस कर सकते हो। इसमें जो है आप एक बहुत बड़े समूह से प्रश्नों के जरिए उनके जो आंसर आपको मिलते हैं, एक बहुत बड़े समूह को भी असेस कर सकते हो बजाय उसके। तो ये इसका एक मेन लाभ है। अगर हम बात करें हानि क्या है, ये आंकड़े गुणात्मक आंकड़े जितने चतुर नहीं होते। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आंकड़े हैं ना, पिन पॉइंट होते हैं। मान लीजिए 10 में से 8 हैं तो वो आपको एक डिफाइन कर देते हैं, अभी 10 में से 8 हैं 80% आपने लिए हैं, 10 में से 4 हैं तो 4 लिए हैं। ये आपकी कंप्लीट क्वालिटी को असेस नहीं कर पाते। अब यहाँ पे इसकी कमी क्या आती है, मान लीजिए कई बार बच्चा वैसे क्लास में पढ़ने में ओवरऑल अच्छा था, बहुत अच्छी हमेशा क्वेश्चनिंग होती थी तो उसमें वो रिस्पॉन्स करता था, बट ड्यू टू द एग्जामिनेशन डे किसी कारण से उसकी हेल्थ या फिजी अच्छा नहीं था और वो आज अच्छी परसेंटेज या स्कोर नहीं कर पाया, वहाँ पर उसके 50 में से 20 नंबर आ जाते हैं। तो क्या ये जो क्वेश्चन थे या किसी वजह से वो उस काम को पूरा नहीं कर पाया, क्या ये 20 नंबर उसकी ओवरऑल क्वालिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर ये इसकी एक कमी रह जाती है कि जो है ये उसी को साफ और स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। दूसरी अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव के बाद है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। गुणात्मक मूल्यांकन सूचना इकट्ठा करने का रास्ता है जो वह नतीजे देता है जो आसानी से न तो नापा जा सकता है न ही नंबरों में अनुवाद किया जा सकता है। गुणात्मकता के जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी को उसके गुणों के आधार पर डिफाइन करना। अब मान लीजिए हम कुछ, एक टीचर है क्लास में बच्चों को अलग अलग तरह के मोटिवेशनल वर्ड्स यूज़ करता है कि हाँ आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब कितनी अच्छी है, अब जो एक टीचर का अपने बिहाफ पे उसको असेस करने का पैरामीटर है उस हिसाब से हो सकता है दूसरे बच्चे की उससे भी अच्छी हो, पर यहाँ पर टीचर ने उसे कहा कि हाँ पहले से अब ना आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, दूसरे कह रहे हैं हाँ आपकी भी अच्छी है, आपकी इतनी अच्छी नहीं, आपकी कम अच्छी है या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ शब्द होते हैं गुणात्मकता के आधार पर, जब हम इनको एक न्यूमेरिकल वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। अब वो ये नहीं कह सकता कि आपकी राइटिंग 10 में से 9 नंबर अच्छे हैं या 1% अच्छी नहीं है। तो जहाँ पर हम इन्होंने कहा है कि नंबरों से अनुवाद नहीं किया जा सकता और ऐसे नंबरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जहाँ बारीकियाँ हैं, भावनाएं हैं, छोटी क्रियाएं जानने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम गुणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन्होंने कहा गुणात्मक मूल्यांकन परिस्थितियाँ, घटनाएं, लोगों को प्रतिक्रियाओं तथा अवलोकित व्यवहार का एक विस्तृत उल्लेख है।
इसमें अलग अलग वर्ड हुए हैं, जैसे कि गुणात्मक मूल्यांकन परिस्थितियाँ, पहला वर्ड आया सिचुएशंस, परिस्थितियों को अवलोकित करता है। घटनाओं को, दूसरे नंबर पे घटनाओं, तीसरे नंबर हैं लोगों, लोगों से मतलब क्या है, एक समूह को लिया जा सकता है, एक अकेले को लिया जा सकता है, एक लोगों के एक जैसे समूह को लिया जा सकता है जिस समूह की नेचर एक जैसी हो। प्रतिक्रियाओं तथा अवलोकित व्यवहार, प्रतिक्रियाएं लोगों के कैसे रिस्पॉन्सेज हैं, अगर एक समूह है, समूह का एक समस्या या एक किसी दिक्कत के प्रति किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, वो हैं अवलोकित व्यवहार। अवलोकित व्यवहार जैसे हमने पहले भी बात की है, अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन करनी है। अवलोकित व्यवहार एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जा सकता है, अवलोकित व्यवहार उसे कहा जा सकता है, का एक विस्तृत उल्लेख है। पहले वाले में क्या डिफरेंस आया, उसमें विस्तृत उल्लेख की बात नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा है कि न्यूमेरिकल वर्ड्स में उसको डिफाइन करना, सर्वे के द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना और उसको डिफाइन कर देना। पर यहाँ पर उसने एक विस्तृत उल्लेख की बात की है। विस्तृत उल्लेख से मतलब क्या है कि आप एक समूह है, समूह को अवलोकन करने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से उसके नीचे उसका विस्तार पूर्वक वर्णन देते हो, जिसमें उसके गुण और दोष दोनों को दर्शाने की कोशिश करते हो। गुणात्मक अवलोकन वो है। गुणात्मक में सामने वाले की जो भावनाएं हैं उनको आप बारीकी से अवलोकित कर पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, और उसके बिहाफ पर उसको जो भी आप डिफाइन करना चाहो उसकी विशेषताओं के आधार पर वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यांकन में गुणात्मक की कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें उन प्रश्नों पर नज़र रखते हैं जिनमें क्यों या कैसे से होती है। उपयोग में विश्लेषण है, सृजनात्मकता की बात आती है, मूल्यांकन के परिणामों के अनुरूप की बात आती है, इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात आती है, उसके द्वारा किया जा सकता है। यह समूह पर केंद्रित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुणात्मक मूल्यांकन एक व्यक्ति का हो सकता है या एक समूह जिसकी नेचर एक जैसी हो, तब आप उसको अवलोकित कर पाते हो। अगर एक ही समूह में अलग अलग तरह की प्रकृति के व्यक्ति हैं या उस समूह की प्रकृति में अलग अलग नेचर के व्यक्ति हैं, तो आप उसको एक तरह से अवलोकित नहीं कर पाओगे, ना ही उसको डिफाइन कर पाओगे, तो उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट है सर्वे। प्रश्नावली में खुले छोर वाले प्रश्नों की बात है। लोग इसमें पत्रिकाएं हैं, डायरियों के आधार पर किया जा सकता है, सहभागी अवलोकन है, क्षेत्र में नोट लेना है, दस्तावेज की समीक्षा है, लिखित रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक टीचर के द्वारा कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हमें गुणात्मक उल्लेखपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तब एक टीचर इसको इस्तेमाल कर सकता है। क्लास में अवलोकन करके क्लास की नेचर के बारे में वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि देखने के बाद टीचर के समक्ष बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो आप उस क्लास की नेचर कैसी है, बच्चों की प्रकृति कैसी है, बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं, तो हर एक चीज़ को हम न्यूमेरिकल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम वर्णन के तौर पे दिखा सकते हैं, वो करने की ही बात कही गई है। विशिष्ट परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, इसको हम जांच सकते हैं। जब मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करना हो तो इसको लिया जा सकता है। सुझाव और प्रस्ताव बनाना हो, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। समुदाय का मूल्यांकन करना हो, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाभ क्या हैं। जहाँ पर इन्होंने कहा है कि गुणात्मक आंकड़े अधिक गहराई तक जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी व्यक्ति की बारीकियों से अवलोकन करना हो या किसी की भावनाओं को जानना हो, वहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को के साथ आप बातचीत करके, एक समूह के साथ आप बातचीत करके बहुत गहराई तक आप उसके हर एस्पेक्ट्स को जांच सकते हो। मात्रात्मक मूल्यांकन वो है, और यहाँ पर यही इसकी एक खास विशेषता है। दूसरा हम बात करते हैं जो गुणात्मक आंकड़े इकट्ठे करना है, उनका विश्लेषण करना है, इसकी जो एक लूज पॉइंट कह सकते हैं, उसमें एक समय बहुत लगता है। दूसरा इसका एक वीक पॉइंट ये आ जाता है कि जो अवलोकन करने वाला है उसके अपनी नेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यह एक इफेक्ट पड़ जाता है। गुणात्मक आंकड़ों की एक ये कमी रहती है कि जो गुणात्मक आंकड़े इकट्ठे करने वाला व्यक्ति है, उसकी नेचर का जब वो आंकड़े इकट्ठे करता है तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
परंतु कहीं ना कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आंकड़े इकट्ठे करने में कमी रह जाती है। और जो मात्रात्मक है उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें व्यक्ति कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसने तो वहाँ अवलोकन करना है, आंकड़े इकट्ठे करना और स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस चीज़ का फ़र्क रहता है। तो इसमें मैं शॉर्ट में इसके कुछ डिफरेंस की बात करूँगा, डिफरेंस के बाद इसको कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट में आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह के हमारे पास टूल हैं, जिसे क्वालिटेटिव या क्वांटिटिव कहा गया है। मात्रात्मक क्वांटिटिव, जिसमें संख्याओं, नंबरों और मूल्यों पर केंद्रित होते हैं, परंतु जो गुणात्मक हैं वो कथानक रूप पर केंद्रित होते हैं, विशेषताओं पर केंद्रित होते हैं, मूल्यों पर केंद्रित होते हैं। जब मात्रात्मकता की बात करते हैं उसमें कौन, क्या, कब और कहाँ की बात आती है। कौन, क्या, कब, कहाँ, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं और उसमें वो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसमें क्यों और कैसे की बात आती है। ऐसा क्यों हुआ आप उसको डिफाइन करते हो, कैसे हुआ उसको डिफाइन करते हो। तीसरा है ज्ञान तथा समझ के बारे में परिणामों के साथ मेल मिलाता है। ज्ञान और समझ के साथ परिणामों के साथ मेल मिलता है। इसमें जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उसमें इन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठता है और इसमें प्रयोग, विश्लेषण, सृजन, मूल्यांकन के निर्णय से मेल मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें विभिन्न चर वस्तुओं का मापन लिया जाता है। इसमें विभिन्न चर वस्तुओं का मापन लिया जाता है। इसमें यह उल्लेख करने और समझने को ढूंढता है। उल्लेख करना व समझना। मात्रात्मक, बड़ा सैंपल लेकर बड़ी संख्या का समीकरण, सामान्यीकरण किया जा सकता है। बड़ा सैंपल लेकर बड़ी संख्या पर सामान्यीकरण किया। जो मात्रात्मक है उसमें हम एक बड़ी संख्या में बड़े समूह पर उसको किया जा सकता है। इसमें क्या है, यह विद्यार्थियों के सीखने, विकास की संबंधी भटकने वाली मजबूत सबूतों को पकड़ने की योग्यता रखते हैं। ये जो है इसमें हम विद्यार्थियों को जब अवलोकित करते हैं उनमें किस किस तरह की विशेषताएं आ रही हैं, किस किस तरह की नई चीज़ों को वो सीख कर उनके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम अवलोकित कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन जो है वो दो टूल हैं जिसका इस्तेमाल शिक्षक अपनी कक्षा में बेहतर ढंग से करते हुए बच्चों को उनको सीखने के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकता है। ओके, थैंक्स बेटा।